हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का। सब्जेक्ट है हमारा लेजिस्लेटिव सपोर्ट, यानी कि सैक सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर हमारा है थर्ड और यूनिट फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चैप्टर का जो नाम है वो है संसद, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की शक्तियाँ और कार्य। तो इस चैप्टर में हम स्थानीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का जैसे संसद और विधानसभा है वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर दिया है। ये वीडियो डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या, मतलब इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी की वीडियो में हम स्थानीय शासन देखेंगे। स्थानीय संस्था जो है, सदस्यों की शक्तियाँ क्या हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, इसको हम विस्तार से जानेंगे। और स्थानीय शासन और स्वशासन को समझेंगे। फिर उसमें जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो विस्तार से बिल्कुल समझने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बात करते हैं टॉपिक की, स्थानीय शासन पहला टॉपिक है। ठीक है, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इसी को हम स्थानीय शासन कहते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे शासन का त्रिस्तरीय ढांचा है। एक तो हमारा क्या था, केंद्र, एक हमारी केंद्र की सरकार होती है, ठीक है। दूसरी हमारी राज्य की सरकार होती है। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है स्थानीय शासन। इसमें हमारी स्थानीय शासन के अंदर ही हमारी पंचायत वगैरह आ जाती है। नगर निगम, नगर पालिका वगैरह स्थानीय शासन में आ जाता है। जो जनता के सबसे करीब होता है वो होता है स्थानीय शासन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत में क्या है, स्थानीय शासन संबंधी विचार जो है वो प्राचीन काल से ही है। आज से नहीं आया, ये कोई नया नहीं है, ये प्राचीन काल से ही है। अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र देखोगे तो उसमें भी स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश काल के दौरान भी स्थानीय शासन के विकास पे बल दिया गया था। और जो अंग्रेज थे, लॉर्ड रिपन, जिनको स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। के बाद है कि भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को लेकर काफी वाद विवाद रहे। कुछ लोग इसके पक्ष में भी रहे हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में भी रहे हैं, यानी कि कुछ को ये चीज पसंद नहीं भी थी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि भारत की सरकार जो थी उसने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था। और ये कार्यक्रम जो था, इसमें आर्थिक जो हमारी प्लानिंग होती है वो, और जो सामाजिक पुनरुत्थान है, इसके लिए राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश के ग्रामीण जनता में रुचि पैदा करने के लिए ही इसको प्रारंभ किया गया था, ताकि जो गांव के लोग हैं उनको इससे लाभ मिल सके। लेकिन ये जो योजना है ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। फिर जनवरी 1957 में क्या होता है कि इस परियोजना की समीक्षा के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलवंत राय समिति ने जो सिफारिश दी थी वो आपके पेपर में आ सकती है। तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जो कि जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को। ठीक है, इसने क्या कहा, इस समिति ने कहा कि स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। तो वो सिफारिशें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या कहा। सबसे पहले ये कहते हैं कि पंचायत जो है, जो पंचायत राज है, उसको 3 स्तर पे स्थापित किया जाए, यानी कि इसके 3 लेवल बनाए जाए। फिर क्या है, जिसमें ग्रामीण स्तर पे होनी चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे होनी चाहिए पंचायत समिति, और जिले स्तर पे होनी चाहिए जिला पंचायत। इन्होंने 3 स्तर बता दिए कि पंचायत होनी चाहिए और 3 स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, जिला स्तर पे कौन सी होनी चाहिए, ग्राम स्तर पे कौन सी होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पे कौन सी होनी चाहिए, ये सारी आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो, ये कहते हैं कि जो गाँव के जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव जो होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष तौर से किया जाना चाहिए। और पंचायत समिति और जो जिला परिषद है उसके प्रतिनिधि के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर से किए जाएं, इनका कहना है। फिर कहते हैं कि ग्राम स्तर के सभी विकास के जो काम होते हैं वो इन्हीं संस्थाओं को सौंप देने चाहिए, ताकि, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं वो गांव को अच्छे से समझती है, गांव के सबसे करीब हैं, इसलिए ये गांव के विकास में काम करेंगे। ठीक है, ये किसने ये सिफारिश दी है? तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने ये सिफारिशें दी हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर ये कहते हैं कि ग्राम समिति को कार्यकारी कार्य करना चाहिए। ठीक है, जिला परिषद जो है उसको सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए और पर्यवेक्षण करना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और इस स्थानीय संस्थाओं को, ये जो स्थानीय संस्थाएं, इनको खूब संसाधन मिले, इनको फंड मिले। जब इनके पास पैसा होगा, संसाधन होगा, मैन पावर होगी, तभी तो ये संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। ये इन्होंने सिफारिश करी है। बलवंत राय समिति ने जो सिफारिश की थी, इन सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 को, ये याद रखना बिल्कुल,
कि बलवंत राय समिति के द्वारा जो सिफारिश दी गई उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर जिला है यहाँ पे पंचायती राज की स्थापना की गई। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ पे ये शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, तो आप कहोगे कि राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है, नागौर जिले में। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इसकी शुरुआत तो हो गई है राजस्थान में, लेकिन बाकी राज्यों ने इसमें कुछ खास मतलब जो दूसरे राज्य थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको शायद ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, जो भी है उन्होंने ज़्यादा इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर क्या हुआ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। उन्होंने सोचा कि हमें इस लेवल में कुछ सुधार करने चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति ने भी इस पे वर्क किया और 1978 में अपनी जो सिफारिशें थी वो सरकार को सौंप दी। अब इस समिति ने क्या सिफारिश दी, ये समिति कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विसदनीय आधार पे स्थापित करना चाहिए, यानी 2 इसके सदन होने चाहिए। ये कहते हैं कि जिले स्तर पे जिला पंचायत होनी चाहिए, जिला परिषद जिसको हम कहते हैं, और निचले स्तर पे मंडल पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। किसने ये सलाह दी है, अशोक मेहता समिति ने। जिला परिषद को एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम करना चाहिए और इसमें क्या है, जो राज्य की सरकार है वो, ठीक है, राज्य सरकार जो है वो योजना और विकास के संबंध में उसको क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश दी है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राज्य सरकार, ये एक और अच्छा पॉइंट है इनका, कि राज्य सरकार को पंचायती जो संस्थाएं होती हैं उसके काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना, ये अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि राज्य आयुक्त द्वारा पंचायत के चुनाव करवाने चाहिए और जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें जो SC ST हैं जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और इनकी सिफारिशों पे सरकार ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद कई सारी समितियां बनी, ठीक है, इन समितियों ने भी अपने अपने लेवल पे जो देखा जो समझा वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिशें की। हालांकि ये ज़्यादा चीज़ें ये कामयाब नहीं हुई, इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि सिफारिशें बहुत आई लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल हुआ, जो बदलाव आया हुआ है 1992 में। 1992 में स्थानीय स्वशासन ने एक नया मोड़ तब लिया जब पंचायत व्यवस्था से संबंधित 73वां संशोधन हुआ, ठीक है। 73 और 74 संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो ये संशोधन हुआ, इस अधिनियम ने भारत सरकार के जो संविधान है उसमें एक नया खंड जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें पंचायत नाम से इस भाग में इसको उल्लेखित किया गया है, नए खंड को। इन्होंने बताया कि पंचायती राज जो है वो संस्था उस 3 स्तर पे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एक बार स्ट्रक्चर को देखिए, कह रहे हैं कि जो जिले लेवल पे है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिला परिषद, ठीक है। इसके बाद जो ग्राम लेवल पे है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत। और जो बीच वाला लेवल है यानी ब्लॉक लेवल जो है इसको बोलेंगे पंचायत समिति। तो ये 3 लेवल बताए गए हैं, जिला परिषद जिले लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति और ग्राम के लेवल पे यानी गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत। ये 3 लेवल होने चाहिए, 3 समितियां होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं ग्राम पंचायत पे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राम पंचायत के गठन में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ग्राम सभा जो होती है उसमें गांव के सभी अडल्ट, ठीक है, सभी वयस्क जो कि अपनी 18 वर्ष की आयु को पूरे कर चुके हैं, जो मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत में जो सभापति होते हैं, जो मुखिया सरपंच वगैरह होते हैं, इनको चुना जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। और ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए और 1/3 सीटें जो है वो SC और ST के लिए आरक्षित की गई है। तो ये कुछ ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीजें, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है उसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष का, यानी 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल रहेगा। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है आपसे योग्यता। देखिए योग्यता जो है लगभग लगभग ग्राम पंचायत परिषद या जो भी आगे पढ़ेंगे सब में लगभग लगभग एक जैसी है। तो एक बार आप योग्यता यहाँ पे पढ़ लो तो आगे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए जो योग्यता होती है, सबसे पहले कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वह व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। वह गांव में कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहा हो और विधानसभा के मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। वह सरकारी कर्मचारी ना हो, इसका मतलब यह है कि वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए उस समय में, जिस समय चुनाव वगैरह हो रहे हैं, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और मस्तिष्क से विकृत ना हो यानी कि पागल ना हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ये योग्यताएं होती है।
अब ग्राम पंचायत के सदस्य के कार्य देखिए क्या होता है। तो इनके काम होते हैं कि पंचायत क्षेत्र के विकास के संदर्भ में वार्षिक योजना तैयार करना, कि कैसे वो उसका विकास कर सकते हैं पंचायत क्षेत्र का, जो भी उनका क्षेत्र है, ठीक है, उसकी पूरी प्लानिंग। फिर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें सहायता से रिलेटेड जो काम होते हैं ये करते हैं। फिर सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण को हटाना, मान लो कोई अवैध कब्जा कर रहा हो, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति में कोई सार्वजनिक जमीन हो, उस पे कोई कब्जा कर रहा हो सरकारी जमीन पे, तो उसका अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाना। कृषि बागवानी का विकास करना और उन्नति करना, गांव में मछली पालन का विकास करना, मत्स्य पालन जो होता है, चरागाहों का विकास करना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना, ये सब क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली को बेहतर करना, ठीक है, जैसे राशन वगैरह मिलता है या कुछ भी मिलता है तो उसको बेहतर बनाना। और जो वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन होती है, शिक्षा जो होती है, उसको उसके लिए कार्य करना। और छात्रावास, तालाब या जो सार्वजनिक पार्क है या खेल कूद के जो मैदान है उनकी व्यवस्था करना, ये सब क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे थी। तो स्थानीय शासन में पंचायत समिति जो है वो दूसरे स्थान पे आती है। ये महत्वपूर्ण संस्था इसको माना जाता है क्योंकि ग्रामीण स्तर के सभी कार्य जो हैं वो पंचायत समिति के द्वारा या पंचायत समिति के नाम से ही किए जाते हैं। पंचायत समिति के अगर सदस्य बनने हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, देखिए लगभग लगभग सबकी योग्यता एक जैसी है, तो एक बार याद कर लोगे तो सभी में चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ठीक है। पंचायत समिति अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष भी चुनती है और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, ठीक है, अध्यक्ष भी बनाया जाता है। और पंचायत समिति में 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है कि इसमें देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी इसमें 1/3 सीटें जो है आरक्षित होती हैं। सदस्य की बात करते हैं, पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और कौन सदस्य होते हैं, तो जो राज्यसभा के चुने गए सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुने जाते हैं सांसद, लोकसभा के लिए जो सांसद होते हैं, विधानसभा के लिए जो विधायक होते हैं, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इसके समिति के सदस्य होते हैं, सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्यों के काम क्या होते हैं, तो शिक्षा, वही एक जैसे ही काम है सबके, काम में भी आप एक जैसे पॉइंट लिख सकते हो, चल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करना, कृषि संबंधी कार्य होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला परिषद द्वारा जो सौंपे गए कार्य हैं या उनकी कोई पॉलिसी है उसको लागू करना। फिर क्या है कि पंचायत समिति का वार्षिक योजना जो बजट होता है पूरा वो पेश किया जाता है। फिर पशुपालन, मत्स्य उद्योग, इनको प्रोत्साहित करना, ये पंचायत जो समिति होते हैं उसके काम होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निर्माण करना, लोगों को जागरूक करना, जल प्रदूषण की रोकथाम करना, तकनीकी जो प्रशिक्षण होता है वो देना, कमजोर वर्ग जो खासकर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो कल्याण हेतु चलाई जाने वाली योजना है उसको लागू करवाना। तो ये सब क्या है, पंचायत समिति के काम होते हैं। इसके बाद जो तीसरे लेवल पे आती है वो आती है जिला परिषद, ठीक है, जिसको हम जिले लेवल पे कहते हैं, यानी ये जिला के लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला परिषद जो है वो सर्वोच्च होती है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती है और जिला परिषद में क्या होता है, एससी और एसटी को आरक्षण देने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें जो है उसको आरक्षित किया गया है, ठीक है। इसके सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वही मैंने आपको बताया कि वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सरकारी कर्मचारी यानी लाभ के पद पे ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, योग्यताएं होती हैं। जिला परिषद का गठन कैसे होता है, तो जो निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्येक सदस्य जो है वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिले से चुने गए जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जिले से चुने गए राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होंगे, ये सब कुछ हमने कर लिया है, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो रही है स्लाइड। जिले के अंतर्गत चुने गए सभी पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके सदस्य माने जाते हैं। और निर्वाचित सदस्य जो हैं वो अपने में से 2 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो इनके काम क्या होते हैं, ये देखिए, इनके काम जो हैं वो है अपने क्षेत्रों में पंचायत समिति के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, समन्वय बना रहे, ठीक है। पंचायत समिति अपना वार्षिक बजट पास करके जिला परिषद के पास भेजेगी कि भाई हमारा इतना वार्षिक बजट है, और जिला परिषद जो है वो अपनी उसमें स्वीकृति देगी, ठीक है, उसको पास करेगी, आगे अप्रूवल देगी। यदि पंचायत समिति अपना कार्य ठीक प्रकार से ना कर पा रही हो तो जिला परिषद जो है पंचायत समिति को उनके कर्तव्य पालन के संबंधित आदेश दे सकती है और उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है।
ये सरकार को जिले के ग्रामीण विकास के संबंध में सुझाव भी दे सकती है कि किस तरीके से ग्रामीण विकास किया जा सकता है या कोई योजना है उसको कैसे लागू करवाना है। ये सरकार को जिले के ग्रामीण विकास के संबंध में सुझाव दे सकती है और भूमि सुधार और भूमि संरक्षण के कार्य करती है। सिंचाई साधनों का निर्माण करना, लोगों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, मंडी या फिर मान लो कोई मंडी का स्थान है उसका विकास करना ताकि लोगों को सुविधा हो, गांव के जो कमजोर वर्ग है उनका उत्थान का कार्य करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना ताकि लोगों को क्या हो, लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ सके, किसानों को जिससे लाभ मिल सके। आधुनिक जो तकनीक है और कृषि से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है वो देना, लोगों को खाद यूरिया कैसे इस्तेमाल करना है या फिर कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करना, ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शहरी स्तर। अभी तक तो हम बात कर रहे थे गाँव की, गाँव में, अब बात करेंगे शहरों की। तो शहरी स्तर पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी जो ये स्थानीय स्वशासन होता है वो यहाँ पे भी होता है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो ग्रामीण स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान बताया गया था। गांव के स्तर पे जो भी हमने पढ़ा है, जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, ये ठीक है, ये ग्राम के लिए त्रिस्तरीय हो गया। 74 जो 74वां संशोधन हुआ था इसमें शहरों के लिए भी स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया है। शहरों में जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, पहले कितनी होती थी, 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, जो कि बाद में 12 हो गई थी। तो 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और इस संशोधन द्वारा शहरों में भी त्रिस्तरीय संस्थाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, अब शहरों में कैसे होते हैं वो 3 स्तर देखिए। शहरों में होते हैं, सबसे उच्च स्तर पे आता है नगर निगम, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होती है जिस शहर की, वहां पे नगर निगम होता है। मध्यम स्तर पे आता है नगर परिषद और सबसे निम्न स्तर पे आता है यहाँ पे नगर पालिका। ठीक है, तो देखिए उच्च स्तर पे क्या आएगा, नगर निगम आएगा, और मध्यम स्तर पे आएगा नगर परिषद, और सबसे निचले स्तर पे आता है नगर पालिका। तो ये होता है शहरों का लोकल गवर्नमेंट या फिर स्थानीय शासन। तो बात करते हैं सबसे पहले हम नगर पालिका की। तो स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है, यानी इस पे राज्य की सरकार जो है वो कानून बनाती है। ठीक है, राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची का विषय है। राज्य ही नगर पालिका को स्थापित करते हैं और राज्य सरकार ही इसके सदस्यों का निर्धारण करेगी कि कौन इसके सदस्य होंगे। और नगर पालिका के लिए मतदाता जो है वो प्रत्यक्ष तौर पे यानी डायरेक्ट क्या है, अपने प्रतिनिधि को चुनाव के जरिए चुनते हैं। नगर पालिका में महिलाओं के लिए क्या होता है, 1/3 सीटें, और जो अनुसूचित जाति जनजाति है इनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, यानी उनको आरक्षण मिला होता है। तो यह है हमारा नगर पालिका। नगर पालिका के काम क्या होते हैं, देखिए काम सबके लगभग एक जैसे हैं, तो काम में भी आप एक जैसे पॉइंट लिख सकते हो। तो नगर पालिका के काम में है भवनों का निर्माण कराना, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी काम को करवाना, सड़क हो गए या पुल हो गए जो छोटे होते हैं उसका निर्माण करवाना, पर्यावरण का संरक्षण करना, समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये नगर पालिका के काम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है वो देना, स्वच्छता साफ सफाई का प्रबंध करना, नगरीय निर्धनता और उसको उन्मूलन के लिए जो पॉलिसी होती है उसका निर्माण करना, ठीक है, घरेलू उद्योग हो गया या फिर व्यापारिक महत्व हो गया उसको प्रोत्साहित करना। अब बात करते हैं नगर परिषद की। तो नगर परिषद जो है वो मध्यम स्तर पे होता है। ठीक है, बिल्कुल मीडियम स्तर पे आप इसे समझिए। इसके जो सदस्य होते हैं इनकी संख्याओं का निर्धारण जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें भी 1/3 सीट महिलाओं को, और जो अनुसूचित जनजाति और जाति हैं इनको 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। संपूर्ण भारत में लगभग 1500 के करीब नगर परिषद। नगर परिषद के काम क्या है, नगरों में सफाई, साफ सफाई का प्रबंध करना, ठीक है, सफाई करवाना, लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके इस पानी उपलब्ध करवाना, क्षेत्रों का खाका तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना कि कहाँ पे क्या काम करवाना है, फिर अपने क्षेत्र में यातायात के जो साधन है उसको प्रबंध करवाना, खेल के मैदान हो गए या पार्क हो गए या जो व्यायामशाला हो गई सार्वजनिक, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना, फिर जो वहाँ पे जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, जो आप देखते हो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर जो डेथ सर्टिफिकेट हो गया उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। और नगरों की जो गलियाँ वगैरह हो जाती हैं या फिर जो मकान नंबर वगैरह होते हैं वो सब लगाना, तो ये कुछ नगर परिषद के काम होते हैं। नगर निगम, नगर निगम क्या होता है, सबसे बड़े लेवल पे होता है, बड़े स्तर पे इसे हमको, ये जो बड़े शहर हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे नगर निगम होता है। ठीक है, तो नगर निगम जो है वह शहरी स्वशासन में सबसे सर्वोच्च इकाई है, सबसे बड़ी। नगर निगम की स्थापना जो है वो संसद या फिर राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित कानून है उसके अनुसार करा जाता है। ठीक है, वर्तमान में क्या है कि भारत में लगभग 100 शहरों में नगर निगम जो है आपको देखने को मिलेंगे।
नगर निगम के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। जो भी 18 वर्ष का है वो जाके अपने नगर निगम के कैंडिडेट के लिए चुनाव में वोटिंग कर सकता है। नगर निगम में 1/3 सीटें जो होती हैं महिलाओं को आरक्षित होती हैं और 1/3 जो है वो सीटें SC ST को होती हैं, ठीक है। नगर निगम की पहली बैठक जो है उसमें महापौर चुना जाता है, उसका महापौर। महापौर का चुनाव जो होता है 1 साल के लिए करते हैं और महापौर जो है वो नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नगर निगम होता है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। तो इनका काम होता है अपने क्षेत्र में साफ सफाई करवाना, पानी जल निकास नाली वाली साफ करवाना, गंदी बस्तियों जो है उसमें सुधार कराना, बच्चों को टीके लगवाना, लोगों के लिए पार्क बनवाना, ठीक है, कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए दवाइयाँ छिड़कना। आप देखते हो कि डेंगू वगैरह के जब समय आता है तो उस समय में क्या करते हैं, मच्छर को मारने के लिए दवाई वगैरह छिड़की जाती है। नशीली जो वस्तुएं हैं उस पर बिक्री पर नियंत्रण रखना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा का प्रबंध करवाना, ठीक है, मेनली प्राथमिक लेवल पे ही शिक्षा ये प्रोवाइड कराते हैं। और एक चीज ये है कि जैसे कि इनकी डिस्पेंसरी वगैरह भी होती है, ठीक है, बीमार व्यक्तियों का इलाज करना और औषधि गृह खोलना। ये क्या होता है, ये प्राइमरी लेवल पे ही होता है, यानी बड़े हॉस्पिटल नहीं आते इनके अंडर में, प्राइमरी लेवल पे छोटे मोटे जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है, ठीक है, ये सब चलाते हैं। और जो मान लो जन्म हो रहा है या मृत्यु हो रहा है उसका पंजीकरण करना, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इनके द्वारा। जो शादियां वगैरह होता है उसको पंजीकरण किया जाता है, ठीक है, ये सारे काम होते हैं नगर निगम। अब एक बार आप संरचना समझ लो। केंद्रीय सरकार, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये हम कर चुके हैं इससे पहले वाले में। राज्य लेवल पे आते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल वगैरह होता है, ठीक है। और स्थानीय स्तर पे आते हैं तो फिर ग्राम स्तर पे आप देखोगे शहरों और ये हो गया गाँव का और ये हो गया शहरों का, ठीक है। गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और जिला परिषद होगी, ये त्रिस्तरीय गांव में दिखेगा। अगर शहरों की बात करें तो जो बड़े शहर होंगे वहाँ नगर निगम होगी, फिर नगर परिषद होगी उससे छोटे में, और नगर पालिका होगी, ठीक है। इस तरीके से शहरों में त्रिस्तरीय शासन होगा। तो ये पूरा का पूरा सरकार की क्या है, संरचना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के 2 पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है हिंदी में। इंग्लिश में भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।